तो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूपी टीजीटी पीजीटी 2025 के जो कमिंग एग्जामिनेशंस हैं इंग्लिश लिटरेचर जिनका भी सब्जेक्ट है वो इस चैनल पर हैं और अपनी प्रिपरेशन में इन वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं। तो आज का हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चंस की सीरीज आएगी। ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस के ही हैं और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट्स भी इनमें लिए गए हैं। जैसा कि आपके सिलेबस में एंटायर ग्रामर है एंड ओनली देयर आर ओनली 4 राइटर्स एंड पोएट्स, तो हम उन्हीं को ही कवर करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी अलग नहीं, क्योंकि हमें अपनी सीट को ग्रैब करना है। कंटेंट तो हम और भी सीखते रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। द टाइप ऑफ फिक्शन whose setting is in the medieval period, often in a gloomy castle replete with dungeons, subterranean passage and use of ghost and mysterious is called। अब देखो क्या कह रहे हैं। फिक्शन, टाइप ऑफ फिक्शन पूछा है। फिक्शन मीन्स फिक्टिशियस, जो कि सच नहीं है, ऐसा कुछ लिखा जो राइटर्स कंटेंट लिख देते हैं। ऑप्शंस में आपके नॉवेल्स हैं। हाँ, करेक्ट ऑप्शन भी लिखा मिलेगा, पर आप मेरे साथ समझते चलो, ठीक है। अब मेडिवल पीरियड में कुछ ऐसा फिक्शन लिखा गया था जो कि कैसा था, ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स दुख भरे, कैसल यानी कि फोर्ट्स, किले, रिप्लीट मीन्स फील्ड। तो ऐसे जो ऐसा एक भयानक सा किला दिखाएंगे जो कि भरा हुआ है किस चीज़ से, डंजन, सबटेरेनियन पैसेज, डरावने कोठ, जैसे कि काल कोठरी होते हैं ना, अंडरग्राउंड प्रिजन्स होते हैं। डंजन्स मीन्स होते हैं अंडरग्राउंड प्रिजन्स, है ना, काल कोठरी टाइप। सबटेरेनियन मतलब ज़मीन के अंदर, पैसेज मतलब एक रास्ता। कुछ इस तरह का भयानक सा सीन दिखाया है, लिख कर बताया है, घोस्ट हैं और ये सब क्या है, इसको हम कहते हैं गॉथिक नॉवेल। अब देखो ये सब वर्ड्स का डिटेल से बताना ज़रूरी है। बाकी आपको पता है कि जो डरावने नॉवल होते हैं वो गॉथिक नॉवल होते हैं। गॉथिक नॉवल जो कि 18th सेंचुरी में आए थे और हॉरेक वॉलपेल इसके मेन राइटर हैं जो गॉथिक नॉवल लिखे हैं, जिनमें से एक मेन है द कैसल ऑफ ऑटरेंटो, उनका वर्क है, ठीक है। तो गॉथिक नॉवल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द हॉरर फिक्शन, हॉरर नॉवल। अब पिकारेस्क्यू नॉवल क्या होता है, ये एपिसोडिक नॉवल होते हैं। जैसे एक ही राइटर, एक ही बंदा है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में है नॉवल, फर्स्ट पर्सन में वो बंदा अपनी ही लाइफ की स्टोरीज बता रहा है और एपिसोड बाय एपिसोड, अब ये हुआ, अगले कंटेंट में ये हुआ, ठीक है। एपिस्टोटरी मीन्स होता है लेटर की सीरीज़, लेटर की मेन सीरीज़ कहा जाता है। फिर भी अगर इसमें डायरी डॉक्यूमेंट्स हो तो भी चलता है, लेकिन जो एपिस्टोटेटरी मीन्स का मतलब ही लेटर्स होता है, ओके। और हिस्टोरिक तो हिस्टोरी बेस्ड आपके कंटेंट हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ पोएटिक लाइसेंस। अब देखिए पोइट से वर्ड बना है आपका पोएटिक, यानी कि पोएट्री से रिलेटेड। लाइसेंस हम कब लेते हैं, जब हमको कुछ परमिशन चाहिए होती है, लाइक आप समझ सकते हो ना। तो यहाँ भी वही कंटेंट है, लिबर्टीज़ विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री। अब जैसा कि राइटर्स को ज़रूरत होती है अपने पोइम को, अपनी पोइट्री को ज़रूरत क्या होती है, वो उनके आत्मा में ही होता है ना, कि उनको अपनी पोइट्री को बेस्ट बनाना है, ठीक है। ऐसा बनाना है कि एकदम सबको पसंद आ जाए, टू क्रिएट इम्पैक्ट इमेज, है ना, रिदम, राइम रिदम सब देने के लिए। तो पोएटिक लाइसेंस में क्या होता है कि उनको एक तरह की लिबर्टी मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है कि वो अकॉर्डिंगली अपने भाषा को, शब्दों को यहाँ वहाँ पोयम में रख सकते हैं। और हमने देखा भी कैसे सॉन्ग्स होते हैं, कोई भी शब्द आगे या पीछे कुछ इस तरह से हो जाता है ना, तो ये वही है पोएटिक लाइसेंस। द नेक्स्ट इज period between 1700 to 1745 in English literature is called the Augustan age। ओके, देखो आपके सिलेबस में लिटरेचर्स की जो एजेस हैं वो भी हैं, तो ये उसी से क्वेश्चंस आ रहा है आपके सामने। इसके पहले का क्वेश्चन आपका लिटरेरी फॉर्म से रहा, लिटरेरी टर्म्स होती हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन है लगातार पढ़ते रहने पर, खुद के नोट्स बनाने पर आपको ये 100% तैयार रहते ही हैं। तो अब द ऑगस्टन एज जो है उसका टाइमिंग है आपका 17 टू 1800। रेस्टोरेशन का टाइमिंग क्या है, 1660 टू 1700, ओके। कैरोलिन का टाइमिंग है 1625 से 1649। अब ये जो कैरोलिन जो वर्ड है ना, ये कैरोलिन या चार्ल्स मतलब से बना हुआ है। चार्ल्स जो किंग चार्ल्स थे उनकी एज है, तो ये उनका नाम है, ये जो वर्ड है, और उसका जो लैटिन वर्ड है वो चार्ल्स है, ओके। अब द एज ऑफ जॉनसन है, इसका टाइमिंग है 17 एज ऑफ जॉनसन का देख लेते हैं 1744 टू 1784 अबाउट, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3 है, जो कि
पीरियड पूछा गया है, ऑगस्टन एज। अब इससे आपको इसलिए सारे बता दिए, जब उन्होंने इसका पूछा है तो वो बाकियों का भी पूछ सकते हैं। रेस्टोरेशन का क्या है 1660 टू 1700, कैरोलाइन का है 1625 से 1649 एंड जॉनसन जी का 1744 टू 1784। ओके, ट्रिक लगा के याद करें हमेशा। अब देखो वो टाइम नहीं है कि अभी एक बार आपने मेरे से पढ़ लिया फिर एक बार लिखोगे फिर याद करेंगे, नो, एक बार में टू द पॉइंट चीज़ों को इस तरह से ट्रिकी रूप में भी आप लर्न कर लें कि कुछ ऐसा कि आपको कभी भूलना नहीं है उसको, ठीक है ना। ऑगस्टन आपका 1700 टू 1745 जो है वो ऑगस्टन में आ जाएगा। द नेक्स्ट इज द अनब्रोकन फ्लो, जो कि ब्रोक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, ऐसा प्रवाह चल रहा है विचारों का, अवेयरनेस का, इन द वेकिंग माइंड इज़ कॉल्ड, आपके मन में, आपका मन पूरी तरह जागृत है और उसमें एकदम विचार चले जा रहे हैं पूरी तरह अवेयरनेस के साथ, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म है इंग्लिश लिटरेचर की। वर्जीनिया वुल्फ ने इस टर्म को यूज़ करते हुए बहुत से कंटेंट लिखे हैं, ठीक है। तो होता क्या है इसमें कि जो कंटेंट है ना जो लिखा गया है, देखो एक तो राइटर है यार, जैसे मैं ही मान लो एक कहानी लिखती हूँ तो सोच कर लिखूँगी ना ये कहानी कुछ ऐसा। एक होता है कि जो मन में आ रहा है, जो थॉट चल रहे हैं उन्होंने वो पेपर पे उतार दिया, दैट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम लगातार, कॉन्शियसनेस जो उनके कॉन्शियस में है, जो उनके माइंड में ऊपर सरफेस लेवल पर है, उसको उन्होंने लगातार लिख दिया। अब हम देख लेंगे ये एपिफेनी क्या होता है, नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव। तो एपिफेनी क्या होता है कि अचानक से, साधारण सी बात बिल्कुल साधारण है लेकिन बंदे को एकदम कुछ ट्रिगर हो जाए, ठीक है। एक मोमेंट है, अ मोमेंट ऑफ सडन रेवलेशन, कुछ ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेयर अ कैरेक्टर गेन्स अ न्यू पर्सपेक्टिव। हमारे साथ भी लाइफ में ऐसा होता है, बात सिंपल होती है पर हमारी लाइफ में उस बात को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव आ जाता है। अचानक से वो बात हमको इतनी लग जाती है कि हमारे जीवन के कुछ उससे कि हमारे जो है ना थॉट्स, हमारे सिद्धांत, हमारे उसूल तक बदल जाते हैं, दैट इज़ एपिफेनी। ओके, और जैसा कि ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएगा नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी में ये बात होती है कि राइटर अपने आप को खुद को एक साइड कर देता है, जो कंटेंट लिखता है उसमें राइटर को ना देखो, आप कंटेंट को देखो, कुछ ऐसा। जॉन कीट्स का टर्म है ये। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, टी.एस. एलियट का है। इसमें ऐसा दिखाते हैं कि मान लो अगर आपका सीन चल रहा है बहुत हैवी वाला, तो पीछे जो है उसके बैकग्राउंड में वो अच्छे अच्छे फूल दिखा देंगे, अच्छा मौसम दिखा देंगे, हवाएं चल रही हैं। और अगर मान लो सैड है तो राइटर्स उसमें दिखा देगा कि कांटे हैं, रात है, ब्लैक कपड़े पहने हैं, कुछ ऐसा। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये टर्म टी.एस. एलियट ने इसको कॉइन किया था, लेकिन ये सब यूज़ बहुत पहले से हो रहा है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये जो एपिफेनी जिन्हें बताया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक अवेकनिंग है ना, जो अवेकनिंग होती है ना लोगों की, दैट इज़ एपिफेनी। नेक्स्ट इज what is meant by catharsis? Catharsis means emotional cleansing or purging of strong emotions. अब देखो कैथारसिस का इसमें वर्ड है परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फेयर। किसी व्यक्ति के अंदर बहुत दया भरी है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर करुणा है, बहुत ज़्यादा वो सीधा साधा है, सह रहा है, लाइक इमोशंस है। एंड फियर, डर वाले फियर है ना, डर वाला फियर, तो डर, ठीक है। उसकी पर्जिंग हो रही है। पर्जिंग मीन्स देखो शुद्धिकरण। एक्चुअली पर्जिंग मीन्स क्या होता है मैं आपको बता दूं, कभी कभी बिना वजह बहुत रोना आता है ना एकदम हमारे, और फिर उसके बाद दिल हल्का हो जाता है, दैट इज़ पर्जिंग। उसको रोना नहीं कहते, किसी दुख में रो रहा है बंदा या किसी ने कुछ कह दिया, नो, दैट इज़ पर्जिंग। पर्जिंग या परगेशन मीन्स कैथरिस, ओके। और इसमें क्या होता है, परगेशन का अगर एक वर्ड का इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है परिष्करण, शुद्धिकरण, ठीक है। तो क्या होता है, कैथरिस परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, क्लींजिंग होती है स्ट्रॉन्ग इमोशंस की हमारे अंदर से। नेक्स्ट इज, अब ये हमारे सिलेबस में क्यों है, एक्चुअली ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जो ड्रामास लिखे गए हैं उसमें किसी कैरेक्टर के साथ ऐसा हो रहा है, वो रो रहा है लाइक, तो उसको हम कहेंगे कि हाँ भाई इसकी पर्जिंग हो रही है ना, इसका कैथारसिस चल रहा है। नेक्स्ट इज द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज। देखो डिस्टोपिया जो वर्ड है ना, ये यूटोपिया वर्ड का अपोजिट है। यूटोपिया वर्ड मतलब
एक बहुत इमेजिन आपने इमेजिन किया एक बहुत अच्छा दुनिया, बहुत खुशियों भरी वर्ल्ड सोसाइटी, दैट इज़, है ना, प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, दैट इज़ यूटोपिया। हिंदी में कह सकते हैं हम इसको राम राज्य। तो इसका अपोजिट है डिस्टोपिया, जिसका मतलब है अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। ओके, इंपॉर्टेंट है दोनों वर्ड, मैंने यूटोपिया से इसलिए बताया कि 2 वर्ड तैयार हो जाएंगे आपके। द नेक्स्ट इज हु इज़ द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अभी बताया रहा हमने, टी.एस. एलियट है, किस तरह से वो बैकग्राउंड में चीज़ों को मतलब डिसाइड करते हैं। और अगर हम कहें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो कि टर्म है, एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज सिचुएशन कंबाइंड टू इवोक पर्टिकुलर इमोशंस। एक इमोशंस है उसको अच्छे से शो करने के लिए, मतलब कि जो हीरो है उस ड्रामा में, स्टोरी में, अभी वो सैड है, तो उसके उस इमोशन को, सैड वाले इमोशन को अच्छे से दिखाने के लिए अब ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, इमेजेस और सिचुएशन का कुछ ऐसा यूज़ करते हैं उसको इवोक करने के लिए, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, टी.एस. एलियट। देखो अच्छे से पढ़ो ताकि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है जब आप टीचर बन जाएंगे, इसीलिए अच्छे से पढ़ो और ऐसे पढ़ो कि हम इसे पढ़ाएंगे आगे चल के, तो कैसे पढ़ाएंगे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नॉवल। अब ये प्रोलिटेरियन नॉवल क्या है, ये नॉवल का एक जैनर है, सब जैनर है, ठीक है, जो कि फोकस करता है वर्किंग क्लास पर। जो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं, जॉब वाले, उन पर अगर नॉवेल्स लिखी जाती है दैट इज़ प्रोलिटेरियन नॉवल। ओके, एरिस्टोक्रेटिक क्या होती है, जो कुलीन वर्ड होता है एरिस्टोक्रेट, कुलीन मतलब अमीर लोगों पर, वॉरियर्स युद्ध हो गए, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास वर्किंग क्लास में देखो यहाँ फ़र्क है, तो इसीलिए आप वर्किंग क्लास पे जाइएगा, मिडिल पे नहीं जाइएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। मतलब जब मैंने ये पढ़ा मुझे भी बहुत हंसी आई, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स मुझे भी ऐसे दिखते हैं स्टोरीज़ में, मूवीज़ में, अरे यार इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या पागल है क्या, ये अपने हिसाब से काम क्यों नहीं करते हैं, ये बस इसीलिए है क्या इस मूवी में, कुछ ऐसा नहीं चलता है, वो बस ये वही चीज़ है। ये फ्लैट कैरेक्टर होते हैं जो कि पूरे स्टोरी में अनचेंज्ड होते हैं, या फिर इनको बस 1 से 2 इनकी लिमिटेड्स होती हैं, ये इस तरह के कैरेक्टर होते हैं। साइड रोल में आपने देखा होगा, सपोर्टिंग रोल में देखा होगा, लिमिटेड डेप्थ होती है इनकी, और ये अनचेंज्ड होते हैं। जबकि जो प्रोटोगोनिस्ट है स्टोरी में, उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये जो कैरेक्टर होते हैं ये ऐसे बने रहते हैं कि इनको इतना ही बोलना है, इतने ही डायलॉग्स हैं। हमने मूवीज़ में बहुत बार नोटिस किया होगा, किसी को लगे तो कमेंट में बताना। तो इस तरह के कैरेक्टर फ्लैट कैरेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ क्लोजेट ड्रामा। ड्रामा टू बी रीड ओनली। ओके, ये जो ड्रामाज होते हैं ये स्टेज पर परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, ये केवल रीड करने के लिए होते हैं, इनको क्लोजेड ड्रामा हम कहते हैं। बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वॉज डन आफ्टर 1603। साल 1603 के बाद शेक्सपियर का जो वर्क आया वो उनके बेस्ट वर्क में जाना जाता है। और शेक्सपियर की बात कर लें तो 1564 इनका बर्थ है इस साल में, एंड 1616 में इनकी डेथ हुई है। अच्छा, तो जैसे कि बता रहे हैं कि इनके जो वर्क्स हैं 1603 के बाद जो कि बेस्ट हैं, उसमें से हैमलेट है, किंग लियर है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। हैमलेट 1603 में ही आ रहा है इनका, और किंग लियर जो कि 1608 में पब्लिश हुआ या परफॉर्म हुआ, ये वो है। पब्लिश तो इनके फर्स्ट फोलियो में हुए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वॉज रिटन इन स्टैंजाज ऑफ 6 लाइन। देखो, वीनस एंड एडोनिस शेक्सपियर की लॉन्ग नरेटिव पोयम है जो कि पब्लिश हुई थी 1593 में, जो कि इनका फर्स्ट पब्लिकेशन था। एक ओके, अब ये जो इन्होंने पोयम लिखी थी इसमें टोटल है 199 स्टैंजा। ध्यान रखना 199 स्टैंजा हैं, जिसमें से हर एक स्टैंजा जो है अपने आप में 6 लाइनों में लिखा गया है। एक स्टैंजा 6 लाइन का, 6 लाइन का है, और यही बात यहाँ पूछी गई है। ओके, 6 लाइन। अब उनका जो राइमिंग स्कीम था उन 6 लाइन का, जो कि था ए बी एंड सी, जो कि अगर इस तरह का स्टैंजा सब मिलता है इस राइमिंग स्कीम का, तो उसे वीनस एंड एडोनिस स्टैंजा भी कहा जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाय हैमिंग्स एंड कॉन्टियल। क्यों इन्होंने, जब फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का जो सारे ड्रामास का मिलाकर एक बुक के रूप में पब्लिश हुआ था विद द नेम ऑफ फर्स्ट फोलियो इन 1623, शेक्सपियर की डेथ के बाद, तो उसमें इन्होंने पेरिकल्स को नहीं रखा था।
इन्होंने क्यों नहीं रखा था? इनका मानना था कि ये प्योरली शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है, कोलैबोरेटेड है, या बाद में कुछ उसमें चेंजेस हुए इनकी डेथ के बाद। नेक्स्ट इज, इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ थॉमस लूसी। सर थॉमस लूसी, ये शेक्सपियर की बायोग्राफी का क्वेश्चन है, उनकी लाइफ की कुछ घटनाएं हैं। कह रहे हैं कि मतलब जब मैंने इसको सर्च किया तो बोल रहे हैं कि अब सच है कि रूमर है, सच है। रूमर्स ऐसी होती हैं, सच भी होती है, नहीं भी होती है, पर हाँ ये उड़ती है बात, तो चलो जान लेते हैं कि शेक्सपियर क्या हुआ था ना कि हिरन के शिकार में, ठीक है, पोचिंग मीन्स होता है अवैध शिकार, तो हिरन के अवैध शिकार में सर थॉमस लूसी के गार्डन में पहुंच गए थे, पकड़े गए थे, तो उन्हें बड़ा गिल्टी हुआ था, कुछ ये है। ओके, तो आंसर है थॉमस लूसी। प्रूव नहीं हुई ये सब बातें, पर जस्ट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइट अबाउट शेक्सपियर? शेक्सपियर के बारे में ये लाइन किसने लिखी है? रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी एक पोयम है अ ग्रोट वर्थ ऑफ विट, अ ग्रोट वर्थ ऑफ विट, इसमें उन्होंने ये लाइन बताई है। और किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में। और ये रॉबर्ट ग्रीन वही हैं जिन्होंने शेक्सपियर को अप स्टार्ट करो भी कहा था, अप स्टार्ट करो, ठीक है। जब शेक्सपियर आए, नए नए लिखना शुरू किया, फेमस भी हो रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि हाँ नए नए आए हैं, बहुत उड़ रहे हैं, लाइक इस तरह से, तो वो है ये। Which one is the right chronological order of Shakespeare's major tragedies? नंबर ए, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। अब देखो क्या है ना कि ये जो 4 इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज़ भी हैं, अगर क्वेश्चन आता है 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़, ओके, तो वो ये ही हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो HOKM, हुक्म, कुछ ऐसे। तो अब इनका ईयर्स क्या है? हैमलेट आपका आया है 1601, और ओथेलो 1603, किंग लियर 1605 एंड मैकबेथ 1606। ओके, तो आपको इन चारों का क्रोनोलॉजिकल मतलब समय के हिसाब से पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा। ओके, क्रोनोलॉजी मैगजीन आती है ना, समसामयिक घटनाक्रम, ये वही है, घटनाक्रम के अनुसार बताना है कब पहले कौन सी घटना आई। तो हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड? मिल्टन ने कहा था इनको स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। देखो शेक्सपियर हमारे सिलेबस में है, अपने आप में वो ऑसियन है, एक महाविशाल सागर हैं, उनके जितने क्वेश्चन पढ़ते रहो, पढ़ सको, पढ़ लो, नोट्स बना लो। तो ये क्वेश्चन जो मिल्टन के लिए आया है, मिल्टन ने इनके लिए कहा था अपनी पोयम एल ग्रो, ये सबको पता होगी जिन्होंने मिल्टन को पढ़ा है। तो इस पोयम में इन्होंने शेक्सपियर को क्या कहा है? स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, from where these lines have been taken and who is the speaker? Where such stuffs as dreams are made on and our little life is rounded with a sleep. Tempest, Prospero. देखिए अब इससे हमें क्या क्या जान लेना है। देखो क्या होता है, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप सच में आप सीरियस हैं अपनी जॉब के प्रति, आप पूरी तरह डूब के पढ़ रहे हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए, आपको फिंगर टिप्स पे अपने कुछ राइटर्स के नाम, सिलेबस तो आपको याद होना चाहिए आपका, ठीक है। एक बात, आपको शेक्सपियर के वर्क आना चाहिए, आपको शेक्सपियर के वर्क, उठते बैठते कोई आपसे पूछ ले शेक्सपियर के 5 या 10 ड्रामास के नाम बताओ, आप ऐसे ही बता सको, इतने अच्छे से पढ़ाई करो, तो वो भी साथ में देखते चलना है। जैसे कि चलो ये तो बता ही रहे हैं कि वी आर सच स्टफ़, इतना ही समझो, इसी से याद करो, आगे भी अगर देखना है तो पढ़ देते हैं। ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज़ राउंडेड विद अ स्लीप। लेकिन वी आर सच स्टफ़, ये जो लाइन किसने कही है? प्रॉस्पेरो ने कही है, टेम्पेस्ट में कही है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा टेम्पेस्ट शेक्सपियर का वर्क है, ये इसका जो जैनर है वो है ट्रेजी कॉमेडी, क्योंकि शेक्सपियर का क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, इनका जो भी वर्क है वो क्या है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, रोमांस है, या क्या है, ठीक है। अब उसमें कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो, अब उसी हिसाब से ये चारों वर्क शेक्सपियर के हैं और उनमें ये कैरेक्टर हैं, तो वो भी आपको समझ में आ गया। 12th नाइट में मलवैल्यू है, प्रॉस्पेरो कहाँ है? टेम्पेस्ट में। टेम्पेस्ट एक ट्रेजी कॉमेडी है जो कि 1610 और 11 के आसपास परफॉर्म हुआ था। ये क्वेश्चन हो गया इनका। द नेक्स्ट इज, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। केवल एक एज विशेष के राइटर नहीं थे ये, कि उन्होंने जो जिस साल लिखा शेक्सपियर एज था, जो एलिजाबेथन एज, उस समय के राइटर कहलाएंगे, नहीं, ये हमेशा के हैं, सर्वा हैं, एवरग्रीन हैं, ऐसे याद कर लो। किसने कहा था इनको? बेन जॉनसन ने कहा था, बेन जॉनसन, ठीक है, जो कि और अपनी किस पोयम में कहा था?
टू द मेमोरी ऑफ माई बी लव्ड, टू द मेमोरी ऑफ माई बी लव्ड, इस पोएम में बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को कहा था कि ये तो बस एक बार के नहीं हमेशा के लिए हैं। ठीक है, तो आज के इतने ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अच्छे से तैयारी करें और जैसा भी लगा है आज का क्लास कमेंट्स करेंगे तभी आगे और अच्छे से पढ़ाऊँगी, क्योंकि आप लोग समझते हो ना, कमेंट्स करने से ना हमको पता चलता है कि भाई बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है और दे वांट मोर क्वेश्चंस, मोर सीरीज़, मोर पेपर्स लाइक। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।